Good evening, class. In your chemistry, we were studying the chapter 4, and in the previous class, we have studied about the Vesper theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है, हमने इस थ्योरी में पढ़ा कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कुछ कमियों को सुधारने के लिए वैलेंस वेस्पर थ्योरी सामने आई, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से उन लोग अपना मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स जो बनता है या कोई भी कंपाउंड्स बनता है उन लोग कैसे अपने स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे वो अपने आप को इस प्रकार से स्पेस में अरेंज करते हैं कि उनके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव हो। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने कई सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें था कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करते हैं, एंड अगर लोन पेयर उसमें प्रेजेंट हो तो कैसे उनके स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस आती हैं, किस प्रकार से वो बॉन्ड एंगल्स बनाते हैं, किस प्रकार से वो स्ट्रक्चर स्पेस में अरेंज रहते हैं। ठीक है, बट इसकी भी कुछ कमियां थी। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक क्या था? इसका पहला ड्रॉबैक ये था कि ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि चलो ठीक है, अगर मान लो CH4 मेरा टेट्राहेड्रल बनाता है, NH3 मेरा पिरामिडल बनाता है, O2 मेरा बेंड शेप बनाता है, तो ये होता कैसे है? मतलब सडनली मतलब इनके अंदर कैस किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं कि ये प्रॉपरली उस तरीके से बनता है। ठीक है, यानी ये जो मेरा थ्योरी था वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि हाउ, ठीक है, कोई ट्राइगोनल बना रहा है, कोई पिरामिडल बना रहा है, कोई ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, कोई स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, बट हाउ, किस प्रकार से वो अपने आप को अरेंज कर रहे हैं वो नहीं बता पा रहा था ये। ठीक है, एंड इसने कंप्लीटली केवल सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया हुआ था। ठीक है, सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को इन्होंने क्या किया था? कंसिडर किया था, एंड उससे ज्यादा कोई कंसिडर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे वो फेल हो गया। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी कमियों को बताने के लिए दो न्यू थ्योरी आई। एक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड एक थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दो थ्योरी सामने आई। अब ये दोनों थ्योरी जो थी ये किस पे डिपेंडेंट थी? ये दोनों थ्योरी जो थी हमने चैप्टर 2 में क्वांटम नंबर स्टडी किया है, चैप्टर 2 में क्वांटम नंबर स्टडी किया है, एंड साथ ही साथ हमने वेव नेचर को भी स्टडी किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को। ये दोनों थ्योरी जो थी कंप्लीटली इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर ही थी। ये अभी तक क्वांटम नंबर या फिर वेव थ्योरी को नहीं मान के चल रहे थे, जबकि ये जो दोनों थ्योरी आई इन्होंने क्या किया? इसको एक्सप्लेन इसके थ्रू मानना शुरू किया। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले उन्होंने एक कॉन्सेप्ट का समझाया जिसको हम अच्छे से समझते हैं कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में आते हैं तो किस तरीके से वो फोर्सेस एंड किस तरीके से रिपल्शन को वो फील करते हैं। जैसे कि जस्ट सपोज कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है। जब तक ये दोनों दूर हैं तो ना इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है, ना ही इनके बीच में कोई रिपल्शन है। ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीडी। अब इसके पास एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है। उसी प्रकार इसके पास भी एक न्यूक्लियस है और इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब जस्ट सपोज कि जब ये पास में आ रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस रहता ही रहता है। सिमिलरली कि यहाँ पे दूसरे वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के फोर्स लगते हैं, टोटल 4 फोर्सेस लगते हैं। कौन से? पहला तो है कि सेम न्यूक्लियस सेम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सेम न्यूक्लियस सेम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। पहला, सेम एटम में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पहले वाले एटम का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये वाला जो न्यूक्लियस है ये दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी फिर से क्या लगेगा? डिफरेंट एटम अट्रैक्शन फोर्स। यानी 2 तरीके के अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। पहला है कि सेम में लग रहा है
और दूसरा है डिफरेंट डिफरेंट में लग रहा है। अब रिपल्शन भी लगेगा। रिपल्शन कैसे लगेगा? सेम न्यूक्लियाई एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, तो रिपल्शन लगेगा। ठीक है। एंड सिमिलरली सेम इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे भी रिपल्शन लगेगा। यानी कुल मिला के जब भी मेरे दो एटम सामने आते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये चार फोर्सेस से ओवरकम करना पड़ता है। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये चारों फोर्स अप्लाई होते हैं। दो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और रिपल्शन फोर्स सेम न्यूक्लियस एंड सेम इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है वो रिपल्शन फोर्स से ज्यादा रहता है, तभी ये दोनों आपस में जुड़े रहने की क्षमता रखते हैं, तभी ये दोनों आपस में क्या रहते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। यानी अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्शन फोर्स। यानी जब भी दो एटम को आपस में आना पड़ता है, तो वो चारों फोर्स से ओवरकम करके एक स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। ठीक है। जहां पे, क्योंकि हम लोगों ने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, और जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी लोग हासिल करते हैं। तो जब भी ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इस प्रकार से एक दूसरे को अरेंज करते हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है। यानी इन चारों बॉन्ड्स को ओवरकम करके, इन चारों फोर्सेस को ओवरकम करके जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ा, तो इनके बीच में जो एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। उनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। कि अब हमारा जो हाइड्रोजन है वो इस बॉन्ड एंथैल्पी से जुड़ा हुआ है, यानी अगर मुझे इस हाइड्रोजन को तोड़ना होगा तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। इसका ग्राफ जो आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। यानी जस्ट सपोज कि ये थोड़ा डाउन है, यानी ये वाली जो स्टेट है ये बॉन्ड एंथैल्पी की स्टेट रहती है। यानी स्टार्टिंग में जब दोनों आपस में आके मिल रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, तभी हायर एनर्जी में है। ठीक है। और उसके बाद एक लेवल तक आ जाते हैं जहां इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है। तो ये वाली जो लेवल था कि यहाँ पे इनकी क्या रहती है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी हासिल करके रहते हैं। तो इस बेसिस पे क्या किया उन्होंने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अपनी थ्योरी सामने रखी। उसने कहा कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो ये सारे फोर्सेस पे अप्लाई होंगे ही होंगे। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, जैसे कि जस्ट सपोज अगर मैं CH4 की बात करूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन S, और कार्बन के पास टोटल, यानी जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में है, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे है 1s2 2s2 2p2, यानी दो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है और दो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो हमेशा बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इनर वाला तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इन्होंने कहा कि जब भी ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इसकी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। और वो इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं कि बाहर से जो आकर के अटैक कर रहा है वो भी क्या करे? इसको प्रॉपरली अटैक करे। तो उन्होंने इस बेसिस पे उन्होंने दो प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन दिए कि जब भी ये दोनों आपस में मिलकर के जुड़ेंगे तो दो प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड एंड एक होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी जब भी ये आपस में ओवरलैप करते हैं, जब भी जस्ट सपोज कि जैसे S का हाइड्रोजन का एक यहाँ आया, एक हाइड्रोजन का S यहाँ आया, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करते हैं, तभी इनके बीच में बॉन्ड बनता है, और जो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑर्बिटल्स के बीच में आकर के क्या हो जाते हैं? स्टे कर जाते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज कि इसका एक P है, तो P को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लूप्स में। ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन अगर ऐसे आया तो वो इसके साथ क्या करेगा? ओवरलैप कर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो ओवरलैपिंग के तरीके हैं, जहां पे ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, जैसे कि एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। तो इनके मिक्स होने के तरीके भी तीन हैं। ठीक है। मिक्स होने के तरीके भी कितने हैं? तीन तरीके हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, और एक होता है जीरो। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग पहला। दूसरा निगेटिव है। अब पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जस्ट सपोज कि S और S पूरे इकट्ठा आकर के ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी यहाँ पे कोई भी आपस में डिफरेंस नहीं है, दोनों के एक जैसे हैं, तो इसीलिए है। अब जब हम P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट सपोज कि मैं PX को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो PX में मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा।
ठीक है, ये क्लॉकवाइज वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो क्लॉकवाइज वाले को मैं प्लस से शो करता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस से। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको एक्स वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो एक ऊपर पॉजिटिव एक्सिस में है, एक निगेटिव में है, तो जो लोब मेरा पॉजिटिव में है उसको प्लस और जो माइनस में है वो निगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करते हैं, जब दो ठो पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, और अगर प्लस प्लस साथ में है और माइनस माइनस साथ में है तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाती है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाती है, जो कि सक्सेसफुल ओवरलैपिंग है और यही आगे चल के बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यही आगे चल के क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पर अगर ऐसे हो जाता कि यहां से एक ये प्लस माइनस वाला है और यहां से ये माइनस और ये प्लस वाला है, तो ये कभी भी आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ये तो उल्टा घूम के आ रहा है, तो ये मेरा निगेटिव ओवरलैपिंग कहलाता है। ठीक है, यानी ये कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन सक्सेसफुली नहीं करेंगे, ये निगेटिव ओवरलैपिंग कहलाता है। और जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि ओवरलैपिंग उन्हीं के बीच में होगी, सेम ऑर्बिटल्स के बीच में, यानी px का px के साथ होगा, py का py के साथ होगा, pz का pz के साथ होगा। तो अगर मैं px py pz को रिप्रेजेंट करूं, जो मेरे पास तीन ठो पी ऑर्बिटल्स हमेशा बनते हैं, तो जब सपोज कि जैसे ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, तो जो ये वाला मान लीजिए मेरा पी एक्स है और ये मेरा पी वाई है, थोड़ा समझिएगा, ये एंड ये मेरा पी जेड है, ऐसे। ठीक है, तो निगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब ये मान लो पी एक्स है और यहां से एस आ गया, तो इसका तो कोई ओवरलैपिंग का सिस्टम है ही नहीं, प्रॉपरली नहीं बैठ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाए कि ये ऐसे पी एक्स और यहाँ से ये पी जेड आ गया, इनके बीच में तो ओवरलैपिंग हो नहीं रही है, पी जेड ऐसे थोड़ा इंक्लाइंड है मान लीजिए ये ऐसे, तो इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग के पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। तो इस बेसिस पे उन्होंने पॉजिटिव ओवरलैपिंग के लिए उन्होंने दो प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन बताए। उन्होंने कहा कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा दो प्रकार के बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। ठीक है, पहला है मेरा सिग्मा बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो रहते हैं वो दो रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा जो रहता है वो रहता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, तो जो सिग्मा का सिंबल है वो ऐसे रहता है और पाई का सिंबल ऐसे रहता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा कब बनेगा, जब एसएस ओवरलैपिंग होगा, जब एसएस ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी दोनों के एस ऑर्बिटल्स आकर के ओवरलैप कर रहे हैं, या एसपी ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, या फिर पीपी ओवरलैपिंग होगा। अब पीपी ओवरलैपिंग में भी क्या है कि सेम वाले एक साथ करें, ऐसे नहीं कि अलग अलग आकर के कोई भी कर ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एस एस का मतलब है कि एस ऑर्बिटल्स हमेशा स्फीयर शेप में रहता है, तो एस एस ओवरलैपिंग ऐसे होगा, एसपी ओवरलैपिंग में ऐसे होगा, और पीपी में कि ये ऐसे, जैसे ये वाले, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल रहता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या रहता है, सिंगल रहता है। जबकि पाई बॉन्ड में क्या है, पाई बॉन्ड में इन्होंने कहा कि पार्शियल ओवरलैपिंग हो, इसमें क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड में डायरेक्ट ओवरलैपिंग होना चाहिए एंड मैक्सिमम ओवरलैपिंग, यानी डायरेक्ट ओवरलैपिंग होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट मतलब ऐसे आकर के जुड़ जा रहे हैं, ये भी डायरेक्ट ये भी डायरेक्ट। और पाई बॉन्ड में क्या था, पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए एक ये पी है और एक यहां से दूसरा पी आ रहा है, तो इनके बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग है, परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड एंड thus the energy required to break a sigma bond is much greater than the pi bond। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इसके कि कैसे पता चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे एच, तो ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ठीक है, Cl ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा। C2H6 में CCHHHH एच एच, यानी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैं C2H2 की बात करूं,
या C2H4 की, सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, C2H4 की, तो C डबल बॉन्ड C H, तो इसमें ये तो सॉरी 4 हाइड्रोजन है, सॉरी, ठीक है, H, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन कार्बन के बीच में एक जो है सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है पाई बॉन्ड रहेगा, यानी जब भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा और एक जो रहेगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब अगर मैं बात करूं C2H2 की, तो C ट्रिपल बॉन्ड C है, एक H, तो हाइड्रोजन और कार्बन तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब लेकिन ये कार्बन के बीच में जो ये 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो रहेगा वो मेरा सिग्मा रहेगा, सेंटर वाला, बाकी ऊपर वाला और नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन ज्यादा वीकर होता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर मैं CH4 की बात करता कि CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा क्या बदलाव आ गया कि वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो जैसे सपोज करिए कार्बन के पास 1s2, 2s2, 2p6, 2p2 की बात करो, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ ऐसे बात करता हूं। तो इसमें क्या होता है यूजुअली कि ये जो पी लोब्स हैं, ठीक है, ये आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, ये प्रॉपरली क्या रहते हैं, एक दूसरे को अरेंज रहते हैं और ये आपस में एक साथ बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोजन आकर के इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है कि चलो ये तो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तीनों पी एक दूसरे के साथ स्पेस में ऐसे लिंक्ड है कि इनकी स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती है, तो हाइड्रोजन आ करके इसके साथ बॉन्ड बना दिया। लेकिन जो इसका एस वाला ब्लॉक है, एस वाला, क्योंकि यहाँ 3 लोब्स है तो मैंने 3 लोब्स को शो कर दिया, PX, PY, PZ, क्योंकि ये PX रहता है, ये PY रहता है, ये PZ रहता है। लेकिन अगर S की बात करूं तो S तो मेरा फ्री है, S स्फेरिकल है, तो हाइड्रोजन जो आएगा वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसका भी स्ट्रक्चर कंप्लीटली बदल जाता है। क्यों, क्योंकि ये फ्री है, ये कहीं से भी अटैक कर जाता है, इस वजह से ये टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब जब भी हम ओवरलैपिंग शो करते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव लोब है, ठीक है, एंड ये निगेटिव लोब है, तो जब भी हम ओवरलैपिंग शो करते हैं प्रॉपरली, अगर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को प्रॉपर शो करते हैं बड़े में एंड नेगेटिव वाले को छोटे में शो करते हैं। ये आपको कुछ इस प्रकार से बनाना रहेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि ये तो आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट था कि कैसे किस किस प्रकार के आपके फोर्स, उसको एक भी आइटम जब आते हैं सामने तो किस प्रकार के फोर्सेस लगते हैं, कैसे वो बॉन्ड्स बनाते हैं, कैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवरलैपिंग टेक प्लेस करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कॉन्सेप्ट रखा हाइब्रिडाइजेशन का। उन्होंने कहा कि जब भी 2 मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के मिलते हैं तो उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मेरा एक सेंट्रल मेटल एटम है, मान लो कार्बन है, तो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सारे अलग अलग एनर्जी के हैं, एक 2s है तो एक 2p है, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिक्स करके एक न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी एनर्जी कंप्लीटली सेम रहती है और जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम से बुलाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम से बुलाते हैं। फिर से पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने कहा कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का मतलब होता है जैसे SF6 है तो सब कौन, सारे F किससे जुड़े हैं, सल्फर से, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया, सल्फर हो गया। PCl5 में कौन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। उसी प्रकार CH4 में कौन होगा, C होगा। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 2s, 2p, 3s, 3p, तो ये सारे क्या डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं। तो जब भी लोग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो ये सारे मिल के पहले एक नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और वही क्या करते हैं, आगे चल के ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एकदम डीप में पढ़ेंगे कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए।
तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। एंड ये इसको स्टडी करने से पहले आपके एनसीईआरटी में जो थ्योरी दी गई है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लेकर के हाइब्रिडाइजेशन तक, उसको आप एक बार बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करिएगा, क्योंकि जो भी दिया है मैंने आज आपको उसमें समझा दिया है। सो क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, एंड so take care, learn this topic very carefully and also study from your NCERT book. Take care all of you.